वेलकम स्टूडेंट्स इन योर इजी एंड इंटरेस्टेड एसएसटी क्लासेस। आज हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे भी बहुत स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम्स होता है और एनसीईआरटी बुक में जो है इसमें ज़्यादा डीपली नहीं बताया गया है, तो लेट अस आई एक्सप्लेन अबाउट इट। जब हम इटली का यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो एक एज है, दैट इज़ द एज 1848 का। इसमें रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटी काफ़ी बढ़ता जा रहा था और इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो है सेंट्रल यूरोप में, स्पेशली इटली, जर्मनी और ख़ासकर ऑस्ट्रियन एम्पायर में इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क परफॉर्मेंस हो रहा था। और जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, मिडिल क्लास पीपल थे, दे वांट टू ब्रिंग टू इम्पॉर्टेंट चेंज। वो दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाना चाह रहे थे और वो लाए भी। डैट इज़ वो क्या था कि यूनिफाइड द नेशन एंड स्टेट एंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ द है किस चीज़ का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री का, और जो है गारंटेड द पर्सनल लिबर्टी का। ये चीज़ लाने की कोशिश की जा रही थी और ये सारा जो है वर्क हो रहा था इन द पीरियड ऑफ 1848 में। वेलकम स्टूडेंट्स इन योर इजी एंड इंटरेस्टेड एसएसटी क्लासेस। आज हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे भी बहुत स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम्स होता है और एनसीईआरटी बुक में जो है इसमें ज़्यादा डीपली नहीं बताया गया है, तो लेट अस आई एक्सप्लेन अबाउट इट। जब हम इटली का यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो एक एज है, दैट इज़ द एज 1848 का। इसमें रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटी काफ़ी बढ़ता जा रहा था और इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो है सेंट्रल यूरोप में, स्पेशली इटली, जर्मनी और ख़ासकर ऑस्ट्रियन एम्पायर में इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क परफॉर्मेंस हो रहा था। और जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, मिडिल क्लास पीपल थे, दे वांट टू ब्रिंग टू इम्पॉर्टेंट चेंज। वो दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाना चाह रहे थे और वो लाए भी। डैट इज़ वो क्या था कि यूनिफाइड द नेशन एंड स्टेट एंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ द है किस चीज़ का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री का, और जो है गारंटेड द पर्सनल लिबर्टी का। ये चीज़ लाने की कोशिश की जा रही थी और ये सारा जो है वर्क हो रहा था इन द पीरियड ऑफ 1848 में। अगर हम बात करें इटली की यूनिफिकेशन की, तो वहाँ का जो बैकग्राउंड वो कैसा था उस समय। अगर हम उस समय की बात करें तो इटली जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था, क्योंकि इटली जो है रोमन एम्पायर का जो है वजूद धीरे धीरे घट रहा था। तब जो है छोटे छोटे स्टेट्स का फॉर्मेशन हो चुका था, यानी कि उस समय जो छोटे स्मॉलेस्ट थे वो जेलस थे, ईच वन अदर, एक दूसरे से वो जेलस करते थे। और उसी समय जो है इटली का अगर हम और भी एक्टिविटी देखें तो इटली जो है बहुत छोटे छोटे जो किंगडम, यानी 7 जो है पार्ट्स में डिवाइडेड था। अगर हम बात करें तो इसकी डिवीज़न को अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑस्ट्रिया जो है वो नॉर्थ पार्ट ऑफ इटली को जो है ऑक्युपाइड किया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देन जो वहाँ का प्रिंस जो है हैब्सबर्ग फैमिली ऑफ ऑस्ट्रिया, वो डचेस ऑफ पार्मा, मॉडिना, टेंस्की, इन सब पे कंट्रोल किया हुआ था। वहीं पे अगर हम जो है साउथ ऑफ इटली की बात करें तो सिसिली, नेपल्स, ये जो है बर्मन डायनेस्टी के अंडर कंट्रोल में अवेलेबल था। फिर वहीं पे जो है अगर हम बात करें सेंट्रल इटली जो है वो किसके अथॉरिटी में था, वो पोप के अथॉरिटी में था। तो इस तरीक़ा से जो है अलग अलग जो है एरिया पे अलग अलग जो है ग्रुप ऑफ पीपल्स का, डायनेस्टी का जो है रूल चल रहा था।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि डिफरेंट जो आपके वहाँ के रीजन थे वो यूनिफाइड नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो लोकली जेलस जो थे और उनका जो है डिस्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल था, ये काफ़ी डेवलप था। इसीलिए जो है पॉलिटिकल मेटेंचिस ने लिखा था कि इटली जो है वहाँ के प्रोविंस से अगेंस्ट में थे, टाउन अगेंस्ट टाउन्स के अगेंस्ट थे, फैमिली अगेंस्ट फैमिली के अगेंस्ट थे, जो है मेन अगेंस्ट मेंस के अगेंस्ट में था। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे कंसिडर था कि 7 पार्ट्स में जो है डिवाइड था और 7 पार्ट्स में जो है अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल का ऑक्युपाइड था और सारा छोटा यूनिट एक दूसरे के अगेंस्ट में थे, जेलस थे, वो कभी यूनाइट होने की कोशिश नहीं करना चाह रहे थे। इसमें अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रियन एम्पायर को देखा जाए तो ऑस्ट्रियन एम्पायर जो है वो सबसे बड़ा पावरफुल नज़र आता है, क्योंकि वो जो है इटली के मोस्ट जो है स्टेट जो बड़े पार्ट थे उस पे इसका ऑक्युपाइड था। वो कौन सा था? लम्बर्डीज और वेतिनिया, ये जो है इटली का पार्ट था और इस पर किसका कंट्रोल था? ऑस्ट्रिया का। और ऑस्ट्रिया जो है ये नहीं चाह रहा था कि उस एरिया से निकले, और उस समय जो है ऑस्ट्रिया जो है रिमूव करना इसलिए जो है पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो पावरफुल, उसके पास आर्मी था और उसके बाद जो है उसके सपोर्ट में फॉरेन पावर भी अवेलेबल थे। इसीलिए जो है ऑस्ट्रिया एम्पायर काफ़ी जो है अब उन एरियाओं पे ऑक्युपाइड करने में सक्सेसफुल रहा था। लेक ऑफ नेशन अवेकिंग के कारण भी इटली का जो है यूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ द सेंचुरीज जो है देखा जाए तो यानी कि हम जो है 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी के अंतर्गत देखा जाए तो हमें नज़र क्या आता है कि वहाँ के जो किंगडम थे, जो छोटे छोटे किंगडम्स थे या छोटे छोटे एरियाज़ थे, वहाँ पे जो है सोशल ट्रेडिशनल अब रिलीजियस टेंडेंस डेवलप्ड इन द मेन टाइम में डेवलप हो गया था। इसके अलावा जो है मैटेनेज का जो है वर्ड से यूटिलाइज होता है कि इटली में जितने भी प्रोविंस थे वो प्रोविंस के अगेंस्ट में थे, टाउन अगेंस्ट टाउन्स के अंदर में थे, फैमिली के अगेंस्ट में थे, मेल के अगेंस्ट में थे, यानी कि हर एक जो है छोटा यूनिट एक दूसरे पे के अगेंस्ट में नज़र आते हैं। तो इसलिए पॉसिबिलिटी ही नहीं आ रही थी। और ऊपर से जो है पेपियल स्टेट थे, पेपियल स्टेट जो है यानी कि पोप के अंदर में आने वाला जो है मिडिल पार्ट ऑफ इटली था, और ये मिडिल पार्ट इटली पे जो है पोप का रूलिंग था और नेवर जो है यूनाइट होने वाला था और सारा यूनिफिकेशन के अगेंस्ट में ही वर्ड परफॉर्मेंस दे रहे थे। नेपोलियन का जो है कंट्रीब्यूशन रहा यूनिफिकेशन में, तो ये अगर हम बात करते हैं जब नेपोलियन बोनापार्ट एज फ्रांस का रूलर था उस समय जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली का यूनिफॉर्म सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन किया था। उसने जो है इटालियन लर्न द फ्रेंच आइडियाज़, जो है लिबर्टीज़, इक्वलिटीज़, फ्रेटर्निटी को वो उन्होंने जाना था। और उसके बाद दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, ये चीज़ को उन्होंने, लेकिन ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है क्योंकि जो है 1815 में जो है कांग्रेस ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना जो है होता है और इसके कारण यानी नेपोलियन डिफीटेड होता है, तब जो है फिर से इटली का मैप में काफ़ी चेंजेस होता है। उसके जो एनेक्सेशंस, उसके जो है टेरिटरीज को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया जाता है, जो कि देखने को मिलता है कि जो नेपल्स और सिसिली जो है वो फ्रांस के प्रिंस के पास आ जाता है। उसी तरीक़ा से लम्बर्डी जो है वो एंड वेतनिया वो जो है ऑस्ट्रिया के अंडर कंट्रोल में आ जाता है। परमा टेक्सनीस मेडिनिया ये जो है ऑस्ट्रियन किंग के अंदर में आता है। पल स्टेट जो है रोम के अंदर में कंट्रोल में आता है। पिडमॉन्ट, सिडनिया, सोवियस ये इटली के डायनेस्टी के अंदर में आता है। तो इस तरीक़ा से इटली के जो है अलग अलग पार्टों में अलग अलग जो है ग्रुप ऑफ पीपल्स
का रूल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंजेस थी। इटली का यूनिफिकेशन का जो है वर्क स्टार्ट जो है वो जस्टिस मेजनी हो जाता है। मेजनी का जन्म जो है यानी उसका जन्म 1805 में जो है जियोना में होता है। उसके फादर जो है जियोना का जो है प्रोफेसर थे और वो जो है मेजनी अपना कंट्रीब्यूशन देता है और वो पार्टिसिपेट करता है रिवॉल्ट को, ताकि जो है इटली का यूनिफाइड किया जा सके। लेकिन उनको एग्जाइल कर दिया जाता है। एग्जाइल करने का एक ही तरीका है, क्योंकि अगर यूनिफिकेशन हो जाएगा तो उनकी जो बाकी जहाँ जहाँ पे ऑस्ट्रिया का पोप का जो है कंट्रोल था वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए वो जो है इसके लिए उनको एग्जाइल किया जाए। लेकिन जब वो फिर से जब रिटर्न 1831 में आते हैं तो वो जो है यंग इटली और यंग यूरोप जैसे इंस्टीट्यूशन को बनाते हैं और जो है बना के जो है अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। किस चीज़ में? तो जितने भी जो है आर्टिशियंस थे, लेबर थे, वर्कर थे, फार्मर थे, इनमें जो है राइट्स के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करवाते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करवाते हैं और नेशन को जो है यूनाइट करने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो इनके जो है कंट्रीब्यूशन से कारण कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु क्रिएट द एक्टिविटी ऑफ इटली यूनिफिकेशन। मेजनी का जो है वो परफॉर्मेंस में जो है एक रेवोल्यूशन क्रिएट होता है 1848 में। इसका जो है इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो जानिए। इसका इम्पैक्ट ये रहा कि जो ग्लोरी जो है इटली का, जो उसकी विरासत था, जो उसका एम्पायर था, उसको फिर से गेन अप करने के लिए जो है यूनिफाइड करना ज़रूरी था। इसीलिए जो है मेजनी ने, या कह सके तो 1848 का रेवोल्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसमें जो है लिबरल्स कॉन्स्टिट्यूशन इन सिसिली, जो उसको अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें पिडमॉन्ट जो है वो सर्वल राइट ऑफ द पीपल को गारंटेड करता है। फिर उसके बाद जो है वहाँ का जो है पीपल्स मूव मार्च करता है लंबर्डीज में, और किसके अगेंस्ट में? ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। इसीलिए जो है एक वॉर होता है, एक बैटल होता है, बैटल ऑफ गेस्टोजा। इस गेस्टोजा में जो है वो डिफेटेड होते हैं, वहाँ का किंग डिफेटेड होता है। और इस डिफेटेड के बाद जो है एक कारण और भी रहा है, वो था कि जो पोप था वो मेजनी के आर्मी को डिफेटेड करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाया, क्योंकि जो है पोप जो है उसको सपोर्ट्स अदर्स ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जो है ऑस्ट्रियन फ्रांस जो है वो सपोर्ट कर रहा था। और नतीजा जो है इटली की आर्मी जो पोप के अगेंस्ट में खड़ा था तो वो डिफीटेड हो जाता है और ये जो है रिवॉल्ट फेलियर हो जाता है। तो इसके बाद जो है मेजनी लॉस द थिंकिंग अबाउट द यूनिफाइड ऑफ इटली। तो इसके बाद जो है मॉन्टकेवर और जो है गैरिबॉडी ने अपना कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करता है। काउंट कैवुड जो कि इटली का यूनिफिकेशन करने में अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन देता है। काउंट कैवुड जो है वो उसका जन्म 1810 में एक नोबल फैमिली में होता है पिडमॉन्ट में, और वो जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का एक स्टूडेंट भी रहा और बाद में जो है वो अपनी पावर को अपराइज करता है और जो है एज अ पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर का गेट करता है। आफ्टर द गॉटिंग द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, उसके बाद वो जो है बहुत सारे रिफॉर्म लाता है। कौन कौन से रिफॉर्म? जो है वो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का रिफॉर्म हो, जो टैरिफ टैक्स की बात हो, या जो है डेवलप्ड माइनिंग की बात हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो। ये सारे मोटिव का एक ही था कि जो है वो लिंकेड करना चाहता पिडमॉन्ट को वेस्टर्न यूरोपियन से, ताकि जो है कॉमर्शियल ट्रेड हो सके और जो है
पिडमॉन्ट जो है काफ़ी डेवलप हो सके। तो इस सब के लिए जो है कैवुड का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। कब? जब वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। अब जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो मॉडर्न स्टेट यानी में जो है इमर्ज हो जाता है, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में अपना जो है कंट्रीब्यूशन देता है। तो उस समय जो है पिडमॉन्ट के पास ओनली वन स्टेट जो है विच हैव द स्ट्रॉन्ग आर्मी, और बहुत ही गौसत तरीके से, क्लेवरनेस तरीके से जो है ऑस्ट्रिया को आइसोलेशंस करना चाहता था। इसीलिए वो जो है फ्रांस से अलायंस करता है। वो फ्रांस का उस समय जो किंग नेपोलियन थर्ड से जो है वो एग्रीमेंट करता है, एक डिप्लोमेटिक स्टेप टेकन करता है इन 1855 में। और इसके बाद जो है वो जो है ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है वॉर डिक्लेयर होता है, जिसमें इंग्लैंड फ्रांस के साथ जो है कैवुड भी पार्टिसिपेट करता है। उस वॉर का नाम है क्रीमियन वॉर। इस वॉर में जो है ये पार्टिसिपेट करता है। इस वॉर के बाद जो है विनिंग हो जाने के बाद जो है कैवुड को वाज कॉल्ड द पेरिस फॉर द पीस कॉन्फ्रेंस, और उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स इटालियन स्टेट को रखता है, और इटालियन स्टेट में को जो है यूनिफाइड करने की बातों को रखता है। तब नेपोलियन थर्ड जो है एग्री होता है उसका हेल्प करने के लिए, और प्रॉमिस करता है कि जो ऑस्ट्रिया से जो है लम्बर्डीज और वेनेतिया प्लेस जो है वो कैवुड को गिफ्टेड करेगा। तो ऑस्ट्रिया जो है वो डिक्लेयर कर देता है वॉर ऑन सिडनिया पिडमॉन्ट। तो और अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट जो है नेपोलियन थर्ड जो है कमांडेड होता है, और जो है वॉर में जो है कैवुड का हेल्प करता है। और इस वॉर के में जो है लम्बर्डी पे ऑक्युपाइड हो जाता है सिडनिया का, और जो है ऑस्ट्रिया लॉस भी कर जाता है वेनेतिया। इसके बाद जो है कैवुड साइन करता है एक ट्रीटी को, जो ट्रीटी का नाम है विला फ्रांस ट्रीटी, जो कि ऑस्ट्रिया से होता है। लेकिन तब कैवुड जो है वो डिसपॉइंटेड होता है, क्योंकि उसको जो है पूरा जो है ऑक्युपाइड नहीं हो पाता है इटली की यूनिफिकेशन। लेकिन मोस्ट जो है डायनेस्टीज अब उसके हैंड में हो जाता है, और उस समय जो है ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर उसको सिंपैथिक रूप से जो है सपोर्ट करता है। इस तरीक़ा से जो है इटली का में जो है बहुत एक लार्ज एरिया पे जो है कंट्रोल हो जाता, और इस सब में जो है कैवुड का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। इटली के यूनिफिकेशन में गैरीबॉडी का काफ़ी रोल रहा। गैरीबॉडी का जो है जन्म जो है नाइस में 1807 में होता है। वो एक ट्रू सपोर्टर ऑफ मेजनी का था, और वो मेंबर ऑफ यंग इटली का भी था। उसने जो है पार्टिसिपेट करता है जो है पिडमॉन्ट के सपोर्ट में, जो है उसके अगेंस्ट में जो रेवोल्यूट हुआ था उसको ये सपोर्ट करता है। जहाँ तक बात है कि मेजनी के जो सपोर्टर्स थे उसमें से गैरीबॉडी काफ़ी इम्पोर्टेंस एक मेंबर के रूप में रोल निभाता है, और जो इसके ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के जितने भी फॉलोअर्स थे उसको रेड शर्ट्स के नाम से डिनोट किया जाता था। रेड शर्ट्स जो है फॉलोअर्स गैरीबॉडी के नाम से जाना जाता है। तो जब मेजनी की हेल्प के लिए ये कम बैक आता है तो वो एबलाइज करना चाहता था कि अथॉरिटी ऑफ पोप को, इसीलिए गैरीबॉडी जो है फाइट करता है, बट ही डिफीटेड। लेकिन गैरीबॉडी डिफीटेड हो जाता है और वो रिटर्न बैक हो जाता है अमेरिका, और वो स्पेंड करता है एक सिंपल लाइफ, एक फॉर्मल लाइफ, एक स्मॉल आइलैंड पे। बट 1854 में जो है
कैवोर, इनको फिर से बुलाया जाता है किस लिए? तो कंप्लीट यूनिफिकेशन करने के लिए। किसके अंडर में? विक्टर एमिलियन सेकेंड्स के अंदर में जो है यूनिफाइड करने के लिए इनको वापस फिर से बुलाया जाता है। और ये आते ही जो है अपने फॉलोवर को जो है लाते हैं और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में जो है वॉर क्रिएट करने के लिए। कब? इन 1859 में। ये सब जो इन्वायरमेंट हो रहा था तो उसी समय जो है 1860 का जो पीरियड है, इस यहाँ पे सिसनी जो जगह है वहाँ पे जो है रेविलियंस जो है फ्रांस के किंग फ्रांसिस फर्स्ट के अगेंस्ट में जो है रिवॉल्ट कर देता है। और जो सिसलीस के जो पीपल थे, जो रेविलियस पीपल थे, वो गैरिबॉडी को कहते हैं कि टू हेल्प हिम, उनको हेल्प करने की। इसीलिए वो जो है 1000 फॉलोवर के साथ जो है उसको हेल्प करते हैं और उसको डिफेटेड करते हैं। डिफेटेड करके सिसली पे जो है ऑक्युपाइड कर लिया जाता है। और ये सारा जो है इवेंट किसके नाम पे होता है? विक्टर एमिलियन के नाम पे होता है। आफ्टर द ऑक्युपाइड ऑन द सिसली बाय द गैरिबॉडी, वो जो है रिच करता है नेपल्स के रीजन में, वो इंटर करता है नेपल्स के रीजन में और वहाँ पे विदाउट गिविंग फाइट जो है नेपल्स पे जो है कैप्चर हो जाता है 1860s में। 1860s में अब जो है नेपल्स जो फ्रांस के अंदर में था, सिसली जो था वो सारा जो है अब इटली के अंडर कंट्रोल में आ जाता है। आफ्टर दैट जो है गैरिबॉडी का जो है वर्क था कि टू मार्च ऑन द रोम, और वो रोम जो है कि फुल्ली डेंजर था क्योंकि उस पर कंट्रोल किसका था? पोप का। और कहीं ना कहीं जो है नेपोलियन थर्ड जो है सपोर्ट कर रहा था क्योंकि नेपोलियन थर्ड कैथोलिक रीजन को मानता था और पोप भी कैथोलिक रीजन को। इसीलिए जो है कैवोर ये जानता था कि अगर जो है इसको टच करेंगे तो ये काफ़ी उसके लिए डेंजरस था। तो इसीलिए कैवोर डिसाइडेड करता है कि जो है इस एरिया को विदाउट टच किए ही जितने भी जो है अब तक यूनिफाइड हो गया उसको जो है कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए जो है पीपल्स एरियाज जो है उस पर कोई भी अटैक नहीं होता है। बस जहाँ तक जो है विक्टर एमिलियन सेकेंड के द्वारा जो है ऑक्युपाइड किया गया उसके अंडर में उस एरिया पे जो है कंट्रोल हो जाता है। इस तरीक़ा से इटली के जो है मैक्सिमम पार्ट्स पे कंट्रोल हो जाता है। जो सेंट्रल पार्ट था उस पे जो है विक्टर एमिलियन ने जो है अपना ऑक्युपाइड करने की कोशिश करता और उसके बाद जो है इटली का यूनिफिकेशन को कंप्लीट करता है। इटली का यूनिफिकेशन में विक्टर एमिलियन का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। विक्टर एमिलियन जो है सन किसका है? चार्ल्स एल्बर्ट का, जो कि चार्ल्स एल्बर्ट किंग ऑफ सिरनिया पिडमोंट के थे। तो आफ्टर द चार्ल्स एल्बर्ट जो है नेक्स्ट रूलर जो है विक्टर एमिलियन बनता है सिरनिया पिडमोंट का। तो इसी के पीरियड में जो है सर्विस कौन कर रहा है? काउंट कैवर, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल जो है प्राइम मिनिस्टर रहा था और उसने जो है एक लार्ज एरिया को जो है इटली के यूनिफिकेशन में जो है रोल निभाया था। बहुत से पार्ट जो है इटली में मिलाया भी था। अगर हम बात करें तो वो विक्टर एमिलियन और जो है कैवर ये दोनों ही जानते थे कि वेतनिया और रोम के बिना यूनिफिकेशन जो है कंप्लीट नहीं हो सकता है। वेतनिया जो है वेनेतिया जो है वो ऑस्ट्रिया के अंडर में था और रोम जो है वो पोप के अधीन, और दोनों पे ही जो है फ्रेंच आर्मी जो है सपोर्टेड में था। इसीलिए कैवर जो है चाह रहा था कि किसी न किसी तरीका रोम पे जो है को मिलाया जाए। ये ओवर जो है वर्क स्ट्रेस लेने के कारण जो है उसकी डेथ हो जाती है 1861 में। तब विक्टर डिसाइड करता है कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलता है इन 1866 में। एक वॉर ब्रोक होता है ऑस्ट्रिया और पर्सिया के बीच में। तो विक्टर जो है एक अलायंस करता है पर्सिया से, और जिसमें जो है वो पर्सिया
को सपोर्ट करके ऑस्ट्रिया को डिफीटेड करता है और इस तरीक़ा से वेनेटिया पे जो है कंट्रोल हो जाता है और ऑस्ट्रिया को डिफीटेड कर दिया जाता है। ठीक रोम पे भी जो है कंट्रोलिंग करने का मौका उसको मिलता है 1870 में। एक वॉर जो है ब्रोक होता है फ्रांस और पर्शिया के बीच में। तो इसमें जो है नेपोलियन थर्ड जो है उसको डिफीटेड करने का मौका मिलता है और लास्टली जो है रोम जो है अपना जो है पावर को जो है वो सरेंडर कर देता है। उस सरेंडर करने के बाद जो है रोम पे जो है इटालियन ट्रूप्स जो है वो कंट्रोल कर लेता है इन द सितंबर 1870 में। और इस तरीक़ा से जो है रोम के सिटीजन वोटिंग करता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली के। इस तरीक़ा से इटली का यूनिफिकेशन फाइनली 1870s में हो जाता। तो इस तरीक़ा से कैवुर, गैरिबाल्डी, मेज़नी और जो है एमिलियन सेकेंड का जो है विक्टर एमिलियन सेकेंड का जो है काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इटली का यूनिफिकेशन में। आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद है हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी जो है मैसेज कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।